रात का खौफनाक साया, काली अंधेरी रात, बिजली चमकती, तेज रोशनी। एक पल को ऐसा लगता मानो ऊपर वाला अपने कैमरे से तस्वीरें ले रहा है। तभी तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई। हर जगह दिया, मोमबत्ती और टॉर्च जलने लगे। इसी अंधेरी रात में एक पुरानी जर्जर हो चुकी हवेली, रात में कड़कड़ाती बिजली इस हवेली को और भी भयानक बना रही थी। इस हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थी। जगह जगह घास फूस उग गए थे। दिन में भी यहाँ आने पर किसी की भी रूह कांप जाए, ऐसी खामोशी और मनहूसियत लिए वो हवेली आज भी अपने भयानकता के चरम पर थी। पूरी हवेली में अंधेरा पसरा था। सिर्फ तहखाने से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। यह रोशनी किसी मोमबत्ती या दिए की नहीं, अपितु तंत्र साधना हेतु जलाए गए हवन कुंड में प्रज्वलित अग्नि की थी। उसी अग्नि के दाएं ओर एक खूबसूरत जिस्म की मलिका लेटी हुई थी। वह एक सफ़ेद चादर में किसी मुर्दे की तरह पड़ी थी। उसका चेहरा बेहद ही खूबसूरत, किसी अप्सरा की तरह, आंखें नीली, होठ गुलाब की पंखुड़ी के समान, बस बेहोश पड़ी थी। हवन कुंड के सामने एक भयानक महिला बैठी कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। बीच बीच में हवन कुंड में कुछ डालकर स्वाहा स्वाहा कहती, जिससे अग्नि भभक उठती थी। तंत्र साधना करती वह महिला किसी यक्ष के समान सुंदर थी। कथीली और पतली कदकाठी की थी। आंखें नीली, कमर तक आते काले घने बाल और पतली पतली सुंदर उंगलियां। लेकिन उसका कद एक सामान्य महिला से कहीं ज़्यादा था, जो और भी ज़्यादा आकर्षक लग रहा था। उसी हवन कुंड के बगल में एक 20-22 साल का लड़का पड़े पड़े रो रहा था। किसी ने उसके हाथ पैर किसी मजबूत बेल से बांध रखे थे। वह बेल अंधेरे में अजीब सी चमकते हुए हरे रंग की रोशनी फैला रही थी। उस लड़के के मुख में एक कपड़ा ठूसा हुआ था, वरना वह चीख चीख कर किसी न किसी को बुला लेता। पर वह लाचारी में आंसू बहाते हुए कभी तंत्र साधना करती महिला को देखता, कभी बेहोश पड़ी अपनी दिलरुबा को, जिसे उसने कभी दिलो जान से चाहा था। अतीत के कुछ हसीन पल उसके सामने कुछ पल को किसी फिल्म की भांति दिखते और ओझल हो जाते। उसने देखा कॉलेज में सीनियर से डरी हुई, सहमी हुई एक खूबसूरत लड़की टेबल के नीचे बैठकर सुबक कर रो रही थी और उसके सामने कुछ लड़के लड़कियां चिल्लाते खड़े थे। तभी अयान ने आकर उसे बचाया। वह एक बहुत ताकतवर शख्स होने के साथ साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी के मालकिन का बेटा था। वह उसकी असली माँ तो नहीं थी, किंतु कुछ कम भी नहीं थी। उसने एक बार की दहाड़ में सबको भगा दिया और उसके बाद उस लड़की को बाहर आने को कहा। वह लड़की डरी सहमी सी धीरे से बाहर आई। उसका खूबसूरत चेहरा अयान देखता ही रह गया। वह बला की खूबसूरत थी। अयान की निंद्रा कुछ पल में टूटी और उसने उसे बिठाया और पानी पिलाया। पानी पिलाकर अयान ने अपना परिचय देते हुए उससे उसका नाम पूछा। वह डरी सहमी कपकपाती आवाज में बोली, अहाना। मेरा नाम अहाना है जी। अयान ने पूछा, तुम यहाँ किस सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग करने आई हो? अहाना ने धीरे से कहा, जी मैकेनिकल। अयान खुश होते हुए, मेरा भी वही है, अब से हम फ्रेंड्स। हाथ बढ़ाया। अहाना ने भी हाथ बढ़ाया और दोनों पक्के दोस्त बन गए। कब यह दोस्ती प्यार में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। कॉलेज के बाद वो दोनों बाहर रोज घूमने जाते। अयान के पास एक गाड़ी थी, जिसमें जब वह गाड़ी चलाता तब अहाना खुशी से झूमते हुए सनरूफ से बाहर निकलकर खड़ी हो जाती। अयान का चेहरा अपनी आहना को खुश देखकर खिल जाता। वो हमेशा लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते और गाड़ी किसी
निर्जन स्थान पर रोककर गाड़ी में ही अपनी जिस्मानी प्यास बुझाने लगते। अयान आहना से शादी करना चाहता था। उसे यह तो उसके लिए बहुत आसान था, क्योंकि आहना के पिता एक मामूली साड़ी की दुकान वाले थे, जबकि अयान की माँ एक मल्टीनेशनल कंपनी की मालकिन थी। शादी में इनकार का तो कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन अयान ने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसकी माँ तंत्र साधना कर रही होगी और उसका प्यार हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर चला जाएगा और वह कुछ नहीं कर पाएगा। तभी तंत्र साधना में लिप्त महिला अपने आसन से उठ खड़ी हुई। अब स्पष्ट उसकी लंबाई दिख रही थी। वह लगभग 8 से 9 फुट लंबी महिला थी। उसने अपने हाथों में एक कुमकुम की थाली उठाई और आहना की ओर बढ़ी। उसने एक ही झटके में निर्ममता से वह सफ़ेद चादर खींचा। चादर के अंदर आहना एकदम नग्न अवस्था में थी। शरीर पर एक धागा तक नहीं बचा था। उस महिला ने कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए उसके समूचे शरीर पर वह लाल कुमकुम मलने लगी और उसके बाद वहीं पर रखा एक तेज चाकू उठा लिया। अयान के मुख से गू गू की आवाज़ निकल रही थी। वह रोना और चीखना चिल्लाना चाहता था। वह अपनी माँ से दया की भीख मांगना चाहता था, पर एकदम से असहाय था। उस महिला ने एक नज़र मुड़ के अयान को देखा और फिर चाकू की नोक अपनी नाजुक होठों से चिपका के इश्क की आवाज़ निकाली, जैसे कह रही हो एकदम खामोश। वह महिला आहना की तरफ मुड़ी और उसके पास आकर फिर से कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। इसके बाद वह आहना के चेहरे के पास आकर अपना हाथ उसके होठों के ठीक ऊपर रखा और चाकू से अपना हाथ काट लिया। एक रक्त की धार छूट पड़ी जो सीधे आहना के मुख में जा गिरी। उसके बाद वह महिला आहना के पेट के पास आकर उस चाकू की नोक से उसके पेट में कोई यंत्र उकेरने लगी। अयान अब लाचारी से अपनी पूरी ताकत से छटपटा रहा था। जिस पेट को वह कई बार चूमा करता था, अपने हाथों से कई बार मालिश करता था, क्योंकि उसके पेट में उसका अंश था। हाँ, आहना उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसलिए दोनों जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते थे। पर तकदीर का कुछ नहीं पता। तकदीर किसी को कब क्या दिखाए, इस बारे में कोई नहीं जानता। अयान कभी आहना के नाजुक पेट को देखता, जिसमें चाकू के जख्म बन रहे थे और खून बह रहा था। कभी उस महिला का चेहरा देखता जो उसकी आहना को इतना दर्द दे रही थी। हाँ, आहना की बेहोशी अब टूट चुकी थी। वह पूरे होशो हवास में रो रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, भगवान के लिए हमें जाने दो। पर वह भी किसी मंत्र में बंधी हुई थी, इसलिए अपने जिस्म को हिलाना उसकी औकात के बाहर था, मानो उसके पूरे शरीर को लकवा मार गया हो। अयान उस महिला के चेहरे को देखकर अतीत की यादों में खो गया। संध्या की अनुपम बेला बसंत ऋतु की खुशबू हवाओं में घुलकर एक रूह को सुकून देने वाला माहौल बना रही थी। सभी पंछी चहचहाते हुए अपने अपने आशियाने की ओर उड़ रहे थे। इसी माहौल में शहर का एक रिहायशी इलाका, रिचेस्ट सिटी नाम की कॉलोनी, जैसा नाम वैसे ही वहाँ के रहने वाले लोग। सभी के बंगले काफ़ी बड़े बड़े, हर घर में विदेशी ब्रांड की गाड़ियाँ, BMW, मर्सिडीज और ऑडी से सुशोभित आंगन, माहौल खुशनुमा। इस सोसाइटी के एक प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। वो सभी 8-10 साल के स्कूली बच्चे थे जो संडे की शाम क्रिकेट में रमे हुए थे। उनमें से एक बहुत खूबसूरत बालक, जिसका नाम अयान है, बैटिंग कर रहा था। अचानक उसने अपना बैट घुमाया और हेलीकॉप्टर शॉट मारते हुए बॉल दूर हवा में उड़ गई। कुछ बच्चे खुशी से उछल पड़े, क्योंकि यह 6 उनकी विजय होने का ऐलान कर चुकी थी। कुछ बच्चे अयान से गले मिलने लगे।
हारी हुई टीम के बच्चे अफसोस से अयान को घूर रहे थे। वो वहाँ का धोनी था। उसके रहते जितना मुश्किल मैच था उसके लिए। तभी एक सांवला सा लड़का अयान पर बिगड़ते हुए बोला, तुझे महेंद्र सिंह धोनी बनने का बहुत शौक है ना? जाकर बॉल लेकर आ, वरना आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अयान ने उस ओर देखा जहां बॉल गिरने की संभावना थी। उस इलाके का सबसे पुराना बंगला, वह उस सोसाइटी के बाउंड्री के बाहर अलग से बना खंडर हो चुका भूत बंगला था। आसपास रहने वाले अक्सर बातें करते थे कि उस बंगले में किसी भूत या चुड़ैल का वास है। कितना सच या कितना झूठ यह तो कोई नहीं जानता था, लेकिन वह बंगला था एक भयानक जगह। दिन में किसी आदमी की भी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि एक बार एक बेवड़ा शराब पीकर बंगले के सामने लगे सूख चुके बरगद के पेड़ पर पेशाब कर रहा था। तभी न जाने उसने क्या देख लिया, जो घबराकर भागते भागते रिचेस्ट सिटी में घुस गया और मर गया। तब से उस बंगले के साए से भी कांपते थे वहाँ के लोग। अयान ने कांपते हुए कहा, अरे यार छोड़ ना, मैं तुझे एक नई बॉल ला दूंगा। वह एक खतरनाक जगह है जहाँ जाने से हम सभी को मना किया गया है। वह लड़का जिसका नाम आर्यन था, जो कि उन सभी से बड़ा था, वह अयान को आंखें तरेर कर बोला, जी नहीं, मुझे सिर्फ वही बॉल चाहिए। जल्दी जाओ और लेकर आओ, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं। अयान ने आर्यन का चेहरा देखा और घबराने लगा। वह अक्सर दूसरों को मारता पीटता था। अयान को आगे कुआं पीछे खाई वाली कहावत याद आई और वह डरता सहमता सा बोला, ठीक है, मैं बॉल लेकर आता हूँ। अयान अब धीरे धीरे उस भूत बंगले की ओर बढ़ने लगा। वह डर से थर-थर काँप रहा था, पर मरता क्या न करता, वह आगे बढ़े जा रहा था। जब वह बंगले के मेन गेट के पास पहुंचा तो वहां एक बड़ा ताला लटका हुआ था। अयान को वो देखकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वह अब सीधे आर्यन के पास जाकर कह सकता था कि आर्यन, मैं वहां गया तो था, पर वहां गेट पर ताला लगा हुआ है और दीवारें भी काफ़ी ऊंची है, इसलिए वापस आ गया। वह खुशी खुशी वापस जाने को पलटा ही था कि उसे एक पुराने गेट के खुलने की आवाज़ आई। उसने चौंक कर देखा तो वह गेट खुला हुआ था। अयान की तो चीख निकल गई, यह कैसे मुमकिन हो सकता है? उसने अभी अभी तो देखा था कि यहाँ एक बड़ा ताला लगा था। वह भय से भाग खड़ा हुआ, लेकिन थोड़ी दूर जाकर ठिठक गया। उसने अपने आप से पूछा, वहाँ वापस जाकर क्या कहेगा आर्यन से? क्या वह उसकी बात पर यकीन करेगा? वह उसे बहुत मारेगा, क्योंकि आज उसने आर्यन को मैच में हराकर टीना के सामने उसकी बेइज्जती की है, जिसे वह पटाना चाहता है। अयान पूरी हिम्मत बटोर कर वापस मुड़ा और धीरे धीरे सहमे कदमों से आगे बढ़ने लगा। अब वह गेट के अंदर आ गया था। बंगले की मनहूसियत वह बखूबी महसूस कर पा रहा था। उसने बड़ी हिम्मत बटोर कर बॉल यहाँ वहाँ आंगन में ढूंढने लगा, पर उसे बॉल कहीं नहीं मिली। तभी उसकी नज़र खिड़की के कांच पर पड़ी, जो टूट चुकी थी। वह समझ चुका था कि बॉल इस भूत बंगले के अंदर है और अब उसे यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि घर के मुख्य दरवाजे पर तो ताला ही लगा होगा। वह जाने को हुआ, पर न जाने क्या सोचकर मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया और सामने जाकर खड़ा हो गया। घोर आश्चर्य कि वहाँ कोई ताला नहीं लगा था। अयान ने उस पुराने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वह खुल गया। अयान की हालत काटो तो खून नहीं जैसी थी, क्योंकि मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ था और दरवाज़ा खुला हुआ होने के कारण उसे अब अंदर जाना ही पड़ेगा। वह सहमे कदमों से अंदर जैसे ही गया, दरवाज़ा धम से आवाज़ के साथ बंद हो गया। वह सिहार उठा, लेकिन बाद में अपने आप को समझाया कि ज़रूर हवा से बंद हुआ होगा। दिन को कोई भूत प्रेत थोड़ी होगा। अब उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई।
वह पूरे बंगले में यहाँ वहाँ बॉल ढूंढते घूम रहा था। पूरी हवेली में एक सन्नाटा और मनहूसियत फैली हुई थी। हर वस्तु सफ़ेद चादर से ढकी थी जिसमें धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। वहीं हॉल में रखे सोफे को देखकर अयान को पता नहीं क्या मस्ती सूझी और उसने वह चादर खींचकर फेंक दी। अब उसके सामने एक काले रंग का कोमल सोफ़ा था। अयान उसमें अपने आप को बैठने से नहीं रोक पाया। उसे वहाँ बैठकर बड़ी खुशी हुई। अब वह वहाँ पर उछलने लगा, कूदने लगा। जब इन सब से भी उनका मन नहीं भरा तो उस पर चढ़कर कूदने लगा। उसके मन से भूत बंगले का डर एकदम निकल चुका था। जब वह खेलते हुए थक गया तो वहीं पर निढाल होकर बैठ गया। उस सोफे में साइड में टिक के बैठने के लिए एक गोला था। अयान आराम से उसी में टिक कर अपने पैर सीधे कर कर बैठ गया। कब उसकी आंख लग गई उसे भी नहीं पता चला। जब उसकी नींद खुली तो पूरा बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। कहीं कहीं मोमबत्ती की धीमी रोशनी नाम मात्र के लिए थी। उस बड़े बंगले को रोशन करना उसकी औकात के बाहर था। तभी अयान की नज़र सामने एक साए पर पड़ी और वह जोरदार चीख पड़ा। अयान ने जैसे ही सामने खड़े विशालकाय साए को देखा, उसकी जोरदार चीख निकल गई। उसके ठीक सामने एक 8-9 फुट लंबी विशालकाय महिला उसकी ओर पीठ किए खड़ी थी। उसके हाथ में कोई मोमबत्ती थी। अयान की चीख सुनकर वह महिला एक झटके से पलटी और अयान के सामने आ गई। वह महिला अयान के पास आकर पूछ रही थी, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अयान अब एकटक उस विशालकाय महिला को देखे जा रहा था। वह एक लंबी, गोरी और सुडौल नैन नक्श लिए मासूम और प्यारी शक्ल की महिला थी। उसकी आंखें नीली और होठ गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल और गुलाबी थे। वह बार बार अयान को पूछ रही थी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तभी लाइट आ गई और पूरा कमरा रोशन हो उठा। अब अयान और अच्छे से उसे देख सकता था। उसने काली साड़ी पहनी थी और उसमें बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। अयान ने अब उन्हें जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। उस महिला ने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अयान ने कपकपाती आवाज़ में कहा, वो मैं पास की सोसाइटी में रहता हूँ। हम हमारे बगीचे में क्रिकेट खेल रहे थे और हमारी बॉल आपके घर के अंदर आ गिरी। उसे ही मैं लेने आया था। बहुत ढूंढी पर नहीं मिली और मैं थक कर यहीं सोफे पर बैठ गया और न जाने कैसे मेरी आँख लग गई। आई एम वेरी सॉरी। मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। वह महिला अयान के मासूम चेहरे को देखते हुए उसकी मधुर आवाज़ ध्यान से सुन रही थी। उसकी बात सुनकर उस महिला ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, रुको मैं आती हूँ, और अंदर चली गई। अयान उसे अंदर जाते हुए एकटक बस यूं ही देखता रहा। उसे कोई सुध नहीं था। तभी उसे एक झटका लगा। उसे अचानक ऐसा लगा मानो उसके कान में किसी ने कहा हो, भाग जाओ, भाग जाओ, जल्दी भागो। अयान ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। वह एक गंदा धूल से ढका हॉल था जिसकी हर चीज़ सफ़ेद चादर से ढकी हुई थी जो धूल से अब भूरी हो चुकी थी। अयान ने आव देखा ना ताव और सीधे मेन गेट की ओर दौड़ लगा दी। वह उसे खोलने हेतु चोटी का बल लगाने लगा, लेकिन सब व्यर्थ। बाद में उसकी नज़र उस दरवाजे पर लगे एक बड़े अत्याधुनिक ताले पर पड़ी। वह एक डिजिटल लॉक था जिसे या तो पिन से खोला जा सकता था या फिंगरप्रिंट से। जाहिर है दोनों उस रहस्यमयी महिला के पास ही थे। अब अयान लगभग रोने ही वाला था कि वह महिला वापस आ गई। उसके एक हाथ में ट्रे थी और दूसरे हाथ में वो बॉल जिसे लेने वो आया था। उस महिला ने ट्रे टेबल पर रखा और आराम से एक सोफे पर पसर गई। उसके बाद अयान से कहा, तुम्हें वापस जाना है क्या? अयान ने कहा, हाँ।
पर यह लॉक नहीं खुल रहा। वह महिला हंसी और बोली, खुलेगा भी नहीं जब तक तुम यहाँ आकर इस नाश्ते को फिनिश नहीं करते। अब जल्दी से आओ यहाँ। अयान डरते डरते वापस आ गया और सोफे के एक किनारे पर बैठते हुए बोला, मुझे मेरी बॉल दे दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। माँ चिंता कर रही होगी। उस महिला ने बड़े प्यार से कहा, ऐसे कैसे जाने दूँ बेटा, आप पहली बार हमारे घर आए हो, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। जल्दी से हलवा खा लो और ये जूस पी लो, फिर चले जाना। अयान ने मना किया। इस पर उस महिला ने वह कटोरी अयान को पकड़ा दी। अरे लो ना, शर्माते क्यों हो। अयान अब डरते डरते वह गाजर का हलवा खा रहा था और उसने पूछा, आप कौन हो आंटी? उस महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारी नई पड़ोसन, मेरा नाम नीलावंती है और मैं यहाँ एक बिजनेस के सिलसिले में आई हूँ। मुझे बहुत कम दाम में यह पुराना बंगला मिला, इसलिए इसे खरीद लिया। अब अयान कुछ चिंतित भाव से बोला, आंटी आपको इस घर में नहीं आना चाहिए था, यह घर हॉन्टेड है। 2 दिन पहले ही इस घर के आंगन में एक शराबी की रहस्यमयी मौत हुई है। वह महिला हंसते हुए बोली, मैं ऐसी चीज़ें नहीं मानती बेटा, यह सब अंधविश्वास है। वह शराबी था, न जाने क्या देखकर डर गया होगा, जैसे मुझे देखकर तुम डर गए। अयान मुस्कुरा दिया। वह नाश्ता ख़त्म कर चुका था। बॉल लेकर वह जाने को उठा और वह महिला गेट खोलने चल पड़ी। अयान के जाते ही नीलावंती ने दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर वह कटोरी और गिलास उठाकर देखने लगी। उसके मन में अजीब भाव और चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसने पास में रखी पॉलीथीन उठाई और उसमें कटोरी और गिलास को उसमें डालकर सील कर दिया। फिर उस पैकेट को एक ड्रॉ में रख दिया। उसी ड्रॉ में पहले से ही एक छोटे से पैकेट में कुछ बाल थे जो अयान के थे। उन्हें अपने हाथों में लेकर नीलावंती ने चूम लिया, जैसे वो कोई बेशकीमती और खूबसूरत वस्तु हो। अयान अपनी सोसाइटी वापस लौट आया था। उसके सभी दोस्त उसे देखकर दौड़ पड़े। सभी उसे देखकर खुश हो गए क्योंकि शाम के 7 बज रहे थे और यदि वह थोड़ी देर और नहीं आता तो अयान के घर वाले उसे निश्चय ही ढूंढने निकल पड़ते और जब पता चलता कि वो कहाँ और किसकी वजह से गया है तो सबकी खैर नहीं थी। आर्यन गुस्से से उस पर चिल्लाता हुआ बोला, हरामखोर, इतनी देर लगती है एक बॉल ढूंढने में। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो तुम्हारी वजह से आज मुझे बहुत मार पड़ती। अयान ने सेखी बगारते हुए कहा, वो वहाँ मैंने किसी को देखा और मैं बेहोश हो गया। फिर एक सुंदर सी महिला ने आकर मुझे बचाया। आर्यन भड़कते हुए बोला, क्या बके जा रहे हो? जल्दी अपने घर भागो वरना तुम्हारा चाचा निकल जाएगा तुम्हें ढूंढने। अयान भी अब घबरा गया और भागते हुए घर पहुंचा। घर आकर उसने देखा पूरे घर में एक सन्नाटा पसरा हुआ है और दरवाज़ा खुला है। वह सीधे अंदर आ गया और अपनी माँ को ढूंढने लगा। तभी वह ऊपर बेडरूम के पास गया जहाँ से उसे किसी महिला की आहें भरने की आवाज़ आ रही थी। उस बेडरूम के दरवाजे में एक पीतल का गोल रिंग लगा था जो कि नॉक करने के लिए लगाया गया था और सिर्फ अयान को पता था कि वह ढीला है। खींचने पर खुल जाता है और दरवाजे में एक होल बन जाता है जिसके आर पार देखा जा सकता है। अयान वहीं पास में रखे स्टूल उठा लाया और उस पे चढ़कर अपने गुप्त छिद्र से दरवाजे के आर पार देखने लगा। उसने देखा उसकी माँ बिस्तर पर पूरी नग्न अवस्था में टांगे ऊपर करके लेटी हुई आहें भर रही है और उसका चाचा उसके साथ सहवास क्रिया में लगा हुआ है। तभी उस महिला ने कहा, जल्दी करो, अयान किसी भी वक्त आता होगा। थोड़ी देर में वो दोनों अलग हो गए। अयान ने जल्दी से अपना गुप्त छिद्र बंद किया और स्टूल रखकर अपने कमरे में भाग गया। बेडरूम में जाकर वह रोने लगा। फिर जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर हाथ मुंह धोया और पढ़ने बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसका चाचा उसके पास आ गया और बड़े प्यार से पूछा, अरे बेटा अयान,
तुम कब आए? अयान का मन कर रहा था कि उसको भर भर के गालियाँ दे, पर वह मजबूर था। उसने प्यार से कहा, मैं बस अभी आया हूँ। कल स्कूल में टेस्ट है इसलिए सीधे पढ़ने बैठ गया। उसका चाचा मयंक चौधरी, जो कि तीखे नैन नक्श का था और मक्कारी उसके चेहरे से साफ छलकती थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मन लगाकर पढ़ो, मैं चलता हूँ, और दरवाज़ा बंद कर दिया। अयान ने मन ही मन उसे ढेरों गालियाँ दी और निश्चय कर लिया कि वह आज अपने पापा को सब कुछ बताकर रहेगा कि उसके भाई कितने घटिया और नीच किस्म का इंसान है। रात को एक विशाल डाइनिंग टेबल पर कुर्सी पर एक 40-45 साल का व्यक्ति सूर्यकांत चौधरी बैठा था। उसके चेहरे से ही मेहनत छलकती थी। वो लोग पहले बहुत गरीब थे। बाप मजदूरी करता था। उसने काम करते करते पढ़ाई पूरी की, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर एक सफल डॉक्टर बना और बैंक से लोन लेकर एक छोटा सा क्लिनिक खोला। और रात दिन की मेहनत से आज वह शहर के मशहूर संजीवनी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का मालिक था। वहीं पर उसने अपने छोटे भाई मयंक के लिए एक दवाई की दुकान खोली थी, क्योंकि उसका भाई एकदम आलसी और आवारा था। उसने कभी मेहनत करना सीखा ही नहीं, लेकिन वह अपने बड़े भाई की सफलता देखकर मन ही मन बेपनाह नफरत करता था उससे। डाइनिंग टेबल पर ठीक सूर्यकांत के अगल बगल में उसका भाई मयंक और उसकी पत्नी पायल बैठी थी। पायल दिखने में बहुत ही खूबसूरत और गोरी थी। आंखें काली और चेहरा किसी बॉलीवुड एक्टर को मात देने के लिए काफ़ी था। उस घर में महज वही 4 लोग ही रहते थे। टेबल के नीचे मयंक अब भी अपनी भाभी को छेड़ रहा था। वह रह रहकर अपने एक पैर से उसकी साड़ी उठाता और दूसरे पैर उसके पैर पर चढ़ाता। उनके मजे सूर्यकांत ने जल्दी समाप्त कर दी जब उन्होंने तेज आवाज में कहा, मयंक, तुम्हारा ध्यान आजकल कहाँ रहता है? हमेशा जब भी मैं दवाई दुकान में देखता हूँ तुम गायब रहते हो। मयंक कपकपाया सा बोला, वो भाई, आज खाने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए आराम करने वापस घर चला आया। सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा। सूर्यकांत अब चिंता के लहजे से बोला, तुम एक बार डॉक्टर अस्थाना से क्यों नहीं मिलते? वो तुम्हारा पेट दर्द की समस्या को जरूर दूर कर देंगे। कब तक परेशान रहोगे? मयंक ने कहा, जी भैया, मैं कल ही मिलता हूँ उनसे। अब अयान कुछ कहना चाहता था। बहुत सोच कर वह बोला, पापा, वो आज जब मैं शाम को घर आया तो ऊपर वाले कमरे में, कहते हुए उसने मयंक को देखा, जिसकी हालत ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। अयान ने कुछ सोचकर कहा, कमरे में माँ को बुलाने जा रहा था, तभी मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिर गया। मेरी कमर में थोड़ा लग गया है, बहुत दर्द हो रहा है, आप जरा देखेंगे? सूर्यकांत ने कहा, नाक सिकोड़ते हुए कहा, आज नहीं बेटा, आज मैं बहुत थक गया हूँ। तुम्हारी माँ दवाई लगा देगी तो आराम आ जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कल सुबह एक बार ज़रूर मिलूँगा। अयान ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप खाना खाने लगा। अयान अपने पिता की इस बेरुखी रवैये की वजह बखूबी जानता था। वह रोना चाहता था, पर सभी के सामने कैसे रोता, इसलिए जैसे तैसे उसने अपने आप को रोका और खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में आकर अयान एकदम चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया। उसके बिस्तर के पास अयान की अपनी माँ की तस्वीर थी, ममता। पायल अयान की असली माँ नहीं थी, बल्कि ममता की सगी छोटी बहन थी। अचानक ममता के गुजर जाने के बाद घर वालों ने अयान का ध्यान रखने के लिए पायल की शादी सूर्यकांत से ज़बरदस्ती कर दी। वह पायल को अपनी पत्नी का दर्जा तो देता था, लेकिन ममता जितना प्यार कभी नहीं। थोड़ी देर बाद अयान के कमरे का दरवाज़ा खुला। अयान की सौतेली माँ पायल अपने हाथों में मूव लेकर खड़ी थी। उसने अयान को रोते देखा तो कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, अयान, अपनी माँ को मिस कर रहे हो क्या? अयान कुछ नहीं बोला, बस यूं ही बैठा रहा। पलक ने अयान के हाथों से वो तस्वीर खींच ली
और उस तस्वीर को देखते हुए कुटिल मुस्कान से कहा, दीदी की याद तो मुझे भी बहुत आती है। ममता और पायल सगी बहनें कम और बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा थी, लेकिन जब सूर्यकांत को ममता से प्यार हो गया तो पायल जल भुनकर राख हो गई। पायल का परिवार भी बेहद गरीब था, लेकिन उसे महंगी गाड़ियाँ और रॉयल लाइफ बेहद पसंद थी। वह अपनी दीदी से कहती, बस कोई अमीर लड़का हमें मिल जाए तो ज़िंदगी सेट। पायल बचपन से ही अपनी सुंदरता पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी, इसलिए वह अपनी बहन ममता से कहीं ज़्यादा खूबसूरत दिखती थी। जबकि ममता बड़ी होने के कारण घर का बहुत काम करती, पढ़ाई ज़्यादा करने के कारण बचपन में ही उसे मोटा चश्मा लग गया था और पायल के सामने वह खूबसूरती में तो कुछ भी नहीं थी। लेकिन सूर्यकांत को ममता का कोमल मन और सिंपल लाइफ पसंद आया और ममता से शादी तय कर ली। उसके बाद बहुत जल्दी ममता को वह आलीशान जिंदगी मिल गई जिसके ख्वाब कभी पायल ने बचपन में देखे थे। बस तभी से वह जलती थी अपनी बहन ममता से। वह उससे नफरत करती थी क्योंकि उसे लगता था कि ममता ने जरूर सूर्यकांत पर कोई काला जादू किया है, वरना सूर्यकांत उस जैसी अप्सरा को छोड़कर ममता जैसी सावली से शादी क्यों करता। पायल अपने अतीत से बाहर आते हुए उस फोटो को जोर से पटक देती है। पूरे फर्श पर कांच ही कांच बिखर जाता है। अयान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भागकर अपनी माँ की फोटो उठाता है, लेकिन पलक उसे खींचकर बिस्तर पर लेटा देती है और ढेर सारा मुंह उसकी पीठ पर जोर जोर से लगाने लगती है और गुस्से से कह रही थी, तुझे लगी है ना अयान, बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? अयान आ कराते हुए रोए जा रहा था। उसकी पीठ रगड़ने की वजह से लाल हो चुकी थी और मुंह की वजह से जलन भी हो रही थी। पायल ने कहा, सच सच बोलो, तुम्हारा इरादा क्या था? अपने बाप को अपने कमरे में बुलाकर उसे मेरे और मयंक के बारे में बताना था क्या? कान खोलकर सुन लो अयान, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। अभी तक तुम्हें अंदाजा नहीं है कि सौतेली माँ होती क्या है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से दीदी मरी है। अब क्या अपने बाप को भी मरवा कर ही मानेगा तू? बोल। अयान ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज़ मेरे पापा को कुछ मत करना। पायल इतना सुनते ही गुड बॉय कहते हुए अयान की पीठ थपथपाई और चलती बनी। अयान रोते हुए बिस्तर पर पड़ा था। उसे याद आने लगा वह मनहूस दिन जब वह तीसरी कक्षा में था। वो उसकी परीक्षा का अंतिम दिन था। अयान बहुत खुश था क्योंकि वह आज अपनी माँ के साथ बाजार जाने वाला था नया वीडियो गेम खरीदने। वो और उसके सभी दोस्त एक टीचर के साथ कोई एनिमेशन फिल्म देखने जाने वाले थे, लेकिन अयान का पूरा ध्यान तो बस वीडियो गेम पर ही था। उसने एग्ज़ाम के बाद फिल्म देखना रद्द कर दिया और सीधे घर भाग आया। घर आकर वह पूरे घर में माँ माँ कहते हुए अपनी माँ को ढूंढ रहा था। तभी उसे अपनी माँ की आवाज़ स्टोर रूम से आई। वह जल्दी से नीचे स्टोर रूम की ओर गया। स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद था, मगर उसकी माँ की आवाज़ वहीं से आ रही थी। वह दर्द से आहें भरने की आवाज़ थी। अयान को बड़ा अजीब लग रहा था। उसने पास में रखी एल्यूमिनियम की सीढ़ी स्टोर रूम के रोशनदान पर लगा दी और चढ़कर अंदर देखने लगा। उसने देखा कि एक पुरानी टेबल पर उसकी माँ पूरी नग्न अवस्था में पेट के बल लेटी हुई है और उसके चाचा मयंक उनके पीछे खड़े होकर बहुत जोर जोर से सहवास कर रहे थे, जैसे उसे उसकी किसी गलती की सजा दे रहा हो। ममता का रो रो कर बुरा हाल था। यह देखकर अयान का सर भारी होने लगा और वह सीढ़ी से सीधे नीचे गिर पड़ा। संध्या की खूबसूरत बेला थी। सभी अपना अपना काम खत्म करके घर लौट रहे थे। कुछ दिन भर की थकावट को दूर करने के लिए दारू ठिकाने पर जमा थे। वहीं संजीवनी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का आईसीयू विभाग और डॉक्टर अयान की देखरेख में लगे थे। उसके सर में बहुत गहरी चोट आई थी। खून की ज़रूरत आन पड़ी थी। ममता का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर सूर्यकांत के हाथ पहली बार कांप रहे थे।
थोड़ी देर में अयान को होश आने लगा। सूर्यकांत ने अब चैन की सांस ली, क्योंकि अब उनका बेटा खतरे से बाहर था। उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सब ठीक है बेटा, कुछ नहीं हुआ, अपनी आंखें खोलो। अब अयान पूरे होश में था। उसने पापा कहा। इसके आगे वो शायद आगे भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन सूर्यकांत ने उसका मस्तक चूम लिया और रो पड़ा। एक नर्स भाग के बाहर गई और ममता को बुलाया कि अयान अब खतरे से बाहर है। यह बात सुनकर मयंक ने गले से थूका गुटका, क्योंकि उसे लग रहा था अयान ने उसे सब कुछ करते हुए देख लिया है और अब उसकी खैर नहीं। ममता ने जैसे ही ये सुना, वह सीधे अयान की तरफ दौड़ पड़ी। जाकर सीधे उसे गले से लगा लिया और सुबक सुबक कर रो पड़ी। आज उसने अपने जिगर के टुकड़े के लिए कहते सुना था, अगर आधे घंटे में होश नहीं आया तो वह कोमा में चला जाएगा। थोड़ी देर बाद सूर्यकांत ने ममता को अयान से अलग किया और उसे बाहर ले गया। बाहर आकर अपने छोटे भाई मयंक से बोला, तुम अपनी भाभी को लेकर घर जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। मयंक मन ही मन वहसीपन से मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, जी भैया, मैं भाभी का ख्याल रखूँगा। अब अयान ठीक है ना? सूर्यकांत ने कहा, हाँ, अब वो पहले से बेहतर है। कल सुबह शायद इसे डिस्चार्ज कर दिया जाए। मयंक चलो भाभी कहते हुए ममता का हाथ पकड़ा और कार में बैठाकर कार घर की ओर दौड़ा दी। घर पहुंचकर ममता जैसे ही अपने रूम में जाने को हुई, मयंक ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, जिससे ममता चिहुक पड़ी। मयंक ने शैतानों की तरह मुस्कुराकर कहा, भाभी, पूरे घर में इस वक्त सिर्फ हम और तुम हो। तुम्हें लगता है मैं यह सुनहरा मौका गवा दूं? वैसे भी अयान तो अब ठीक है, चलो अपने कपड़े उतारो। ममता ने मिन्नतें करते हुए कहा, प्लीज आज नहीं, आज मेरा मन भारी है और तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं है? अयान तुम्हारा भतीजा है और आज उसकी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। जिस्म की भूख ने तुम्हें अंधा बना दिया है, एक दिन यही तुम्हें खा जाएगी। मयंक ने एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, मुझे प्रवचन देना बंद करो, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। और ममता के कपड़े उतारकर सोफे पर ही शुरू हो गया। वह जोर जोर से सहवास कर रहा था। ममता की हालत खराब होने लगी थी, वह बेहोश होने वाली थी। मयंक ने जोर से उसका गला पकड़कर कहा, कान खोलकर सुन लो, अगर अयान ने भैया को कुछ बताया तो मेरा जो होगा वो होगा, पर मैं अयान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझी? सुबह का वक्त था। ममता अयान के लिए उनका पसंदीदा नाश्ता बनाकर ले गई थी। वह उसे अपने हाथों से नाश्ता खिला रही थी। नाश्ते के बाद वह कल रात के बारे में उससे बात करने वाली थी। जैसे ही नाश्ता ख़त्म हुआ, ममता कुछ कहती इससे पहले ही सूर्यकांत आ धमका। उसने आते ही अयान की नब्ज चेक की और उसका हाल चाल पूछा। उसके बाद उसे डांटते हुए पूछा, तुम सीढ़ी में चढ़े ही क्यों थे? ऐसी बदमाशी करते हैं? अयान एक पल के लिए खामोश रहा, जैसे सुनने में वह कुछ सोच रहा हो। क्या बताऊं भी या नहीं? अयान ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, पापा, वो मैं वीडियो गेम मिलने की खुशी में जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, घर की ओर दौड़ लगा दी। मैंने माँ को पूरे घर में ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। बाद में जब मैं स्टोर रूम से गुजर रहा था तो माँ की दर्द में रोने की आवाज़ सुनी। सूर्यकांत ने हैरानी से ममता की ओर देखा और उसने नज़रें झुका ली। फिर अयान को रोकते हुए कहा, अयान, इन्हें आगे मैं बता दूंगी, तुम आराम करो। सूर्यकांत ने ममता को रोकते हुए कहा, नहीं, मुझे सुनना है, यह क्या कहना चाहता है? तुम एकदम खामोश रहो। अब अयान ने एक लंबी सांस ली और सीढ़ी पर चढ़कर उसने क्या देखा पूरा बता दिया। ठीक उसी वक्त मयंक भी अंदर आ गया। उसे देखकर सूर्यकांत ने जोरदार तमाचा जड़ दिया। मयंक शून्य सा देखता रह गया। बाद में उसने पूछा, क्या हुआ भैया? सूर्यकांत ने उसकी गर्दन पकड़कर दीवार की तरफ धकेल दिया और कहा, हरामखोर, मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दी,
काम दिया और तुमने अपनी ही भाभी के साथ। छी। मयंक थोड़ा डरते हुए बोला, यह सब आपको अयान ने बताया क्या? भैया वह तो बच्चा है, उसे इतनी समझ कहाँ। उस दिन मैं कुछ काम से बाहर गया था। जैसे ही वापस आया, स्टोर रूम में भाभी की दर्द से कराने की आवाज़ आ रही थी। मैं दौड़कर गया तो देखा भाभी एक स्टूल पर से गिर गई हैं और कमर पकड़े रो रही हैं। मैंने उनको उठाना चाहा, पर उनकी कमर में मोच आ गई थी, इसलिए मैंने पास में रखी एक पुरानी टेबल पर इन्हें किसी तरह पेट के बल लेटाया और कमर की मालिश करने लगा, पर आराम नहीं मिल रहा था। इसलिए मैं भाग के गया और आपके कमरे से दर्द की मलहम लाकर मालिश करने लगा। उसी वक्त अयान ने हमें देख लिया होगा और न जाने क्या क्या सोच लिया। भैया आजकल के बच्चे ना जाने मोबाइल पर क्या क्या देखते रहते हैं। इसकी उम्र में तो हमें ये सब कुछ पता भी नहीं था। अब सूर्यकांत गुस्से से ममता को देखते हुए पूछा, क्या यह सब सच है? ममता ने हाँ में सिर हिलाया और सर झुका लिया। सूर्यकांत अयान के पास आया और उसे डांटने लगा, मुझे शर्म आती है तुम पे। तुमने अपने ही चाचा और माँ के बारे में इतनी घिनौनी बात सोची भी कैसे? अयान कुछ कहने ही वाला था कि ममता ने आकर उसे रोका कि वो बच्चा है, उससे गलती हो गई, जाने दीजिए। सूर्यकांत दांत पीसते हुए बोला, अगर आज तुम इस बिस्तर पर बीमार नहीं पड़े होते ना बेटा, तो मैं तुम्हें बताता कि बाप की मार क्या होती है। और वहाँ से पैर पटकते हुए चले गए। अयान अब ममता के सामने कह रहा था, नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है आपको, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? तभी मयंक चिल्ला पड़ा, शट अप अयान, बच्चे हो बच्चों की तरह रहो वरना। ममता ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, तुम बाहर जाओ, मैं समझाती हूँ इसे। मयंक भी चला गया। अयान अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने उस वक्त अपनी माँ की बात मान तो ली, पर मन में एक शक जरूर था, वह अब दोनों पर नज़र रखेगा, ऐसा उसने मन में सोच लिया। वह उठा और घर में ममता को ढूंढ लिया। वह उसे किचन में खाना बनाते हुए मिली। फिर वह मयंक को ढूंढने लगा। वह पूरे घर में कहीं नहीं था। तभी मयंक बाहर से आते हुए दिखा। उसे देखकर अयान वहीं एक सोफे के पीछे छिप गया। मयंक सीधा किचन में गया और ममता को पीछे से गले लगा दिया। ममता चिहुक पड़ी। मयंक ने उसका मुंह पकड़ लिया था, वरना चिल्ला देती। मयंक ने ममता को धमकाते हुए कहा, अच्छा है तुमने अयान को समझा बुझा के शांत कर दिया, वरना मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ता। ममता रोती हुई बोली, नहीं ना नहीं, प्लीज़ उसे कुछ मत करना, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। सोफे के पीछे अयान उनकी सारी बातें सुन रहा था। अब उसे समझ आ गया कि उसने उस दिन जो भी देखा था वो सब सच था, मगर उसकी माँ को मयंक ने किसी वजह से फंसा कर रखा है। वह इनकी बातें रिकॉर्डिंग करके सूर्यकांत को सुनाएगा और अपनी माँ को इस मुसीबत से ज़रूर बचाएगा। अयान ने मन ही मन निश्चय कर लिया। उसे ममता के लिए बहुत दुख हो रहा था कि उसकी माँ इतनी बड़ी मुसीबत और तकलीफ़ में है और हमें कुछ पता ही नहीं। मयंक के जाने के बाद अयान भी किचन में आया और ममता को पुकारा, माँ। ममता उसकी ओर पीठ करके खड़ी थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे और मुड़कर अयान के सामने आकर खड़ी हो गई। अयान जाकर उससे लिपट गया। ममता ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार करने लगी। वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि दूर खड़ा मयंक उनकी यह मिलाप देख रहा था। वह समझ गया था कि अयान छिपकर उसकी सारी बातें सुन चुका है और अब जरूर वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। दोपहर का वक्त था। अयान बाहर सोफे में बैठकर टीवी का चैनल बदले जा रहा था। वह मन से जरा भी सिथर नहीं था। दिमाग में एक उथल पुथल मची हुई थी कि कैसे वह मयंक को सबक सिखाएगा। तभी मयंक उसके पास आकर बैठ गया और प्यार से कहने लगा, और बेटा अब कैसा चल रहा है?
अयान ने उसे मन ही मन गालियाँ देते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मयंक फ़ोन निकालकर खेलने लगा और कुछ देर बाद बाहर जाते हुए अयान को बोला, अरे बेटा जरा देखना किचन से गैस की बदबू आ रही है, मैं जरा आता हूँ। तभी वहाँ ममता अयान की दवाई लेकर आ गई और अयान को दवाई देने के बाद बैठी ही थी कि अयान ने कहा, माँ वो चाचू कह रहे थे कि गैस की बदबू आ रही है, जरा देखना। ममता सूंघते हुए, नहीं तो मुझे तो नहीं आ रही। फिर भी तसल्ली के लिए किचन में गई और गैस पास पहुंची ही थी कि जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरा सोसाइटी दहल गया। अयान जिस सोफे पर बैठा था वो तक आवेग में उछल पड़ा जिससे अयान फेंका गया और उसका सर किसी भारी चीज़ से टकराया और वह वहीं पर बेहोश हो गया। पूरे घर में आग लग चुकी थी, पूरा घर धू धू कर जल रहा था। पूरी सोसाइटी में रहने वाले लोग आकर जमा हो चुके थे। फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया जा चुका था। इधर हॉल में अयान बेसुध पड़ा था। आग की लपटें उसे जलाने ही वाली थी कि किसी ने उसे उठाया और धीरे से घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दिया। वह ममता ही थी, लेकिन अयान अभी भी बेहोश ही था। ममता उसका सर गोद में उठाए रो रही थी और उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने देखा कि पीछे बगीचे वाले गेट के सामने वाले रोड से कई लोग घर के सामने मुख्य दरवाजे की ओर भाग रहे थे। जलता हुआ घर की तस्वीर और वीडियो बनाने की उनमें होड़ लगी हुई थी। ममता उनकी ओर दौड़ पड़ी और हाथ जोड़ते हुए अयान के लिए मदद मांग रही थी। उसकी बातों को हर कोई अनसुना कर आगे बढ़ रहा था। ममता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो जोर से चीखते हुए बोली, अरे कोई तो मेरी बात सुनो, मेरे बच्चे को बचाओ। तभी वह एक महिला के सामने खड़ी हो गई कि नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। पर वह महिला ममता के आर पार निकल गई। ममता को बड़ा अजीब लगा। अचानक उसकी नज़र उसी दरवाजे पर पड़ी जहां उसने अयान को लेटाया था। कुछ डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। वहीं पास में सूर्यकांत किसी लाश के समान बिलख रहा था। ममता उसके पास जाकर उसे संभालना चाहती थी, लेकिन जब उसने लाश का चेहरा देखा तो सदमे से ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके सामने उसकी ही खुद की लाश पड़ी थी। चेहरा आधा जला हुआ, शरीर 80% झुलसा हुआ। उसका घर परिवार सभी कुछ खत्म हो चुका था। वर्तमान में अयान अपने बिस्तर में लेटे हुए सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके कानों में कुछ खटपट की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई सालों से बंद दराज को खोलने की कोशिश कर रहा हो। अयान को यह आवाज़ पिछले कई सालों से आती थी, पर वह ध्यान नहीं देता था। अचानक धड़ाम की आवाज़ आई और अयान डर के मारे उठ बैठा। फिर बड़ी हिम्मत करके नीचे देखा। बिस्तर के पास एक छोटा दराज और उसमें रखा कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अयान ने झट कमरे की बिजली जलाई और उस सामान को देखने लगा। उसे याद आया कि उसके बिस्तर के नीचे एक छोटा सा हिडन स्टोर था जिसमें उसकी माँ अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें रखा करती थी। जब से ममता की मौत हुई थी वह स्टोरेज लॉक था, क्योंकि उसकी चाबी ममता ही रखती थी। अयान को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि जिसे वह खोलने की कोशिश कई सालों से कर रहा था वह अचानक कैसे खुल गया। उसने सारे सामान को एक एक करके देखना शुरू किया। एक फ़ोटो एल्बम जिसमें अयान की कई तस्वीरें थी और उसमें एक आईफोन भी था जो ममता का था। अयान को याद था कि उसकी माँ सभी से छुपा के एक और मोबाइल रखती थी। अयान ने झट से उस मोबाइल को पूरा चार्ज किया और उसे खोलने की कोशिश की। जितने पासवर्ड अयान लगा सकता था सभी लगा के देखा, पर वह मोबाइल नहीं खुला। अंत में थक कर चुपचाप बैठ गया। किससे मदद ले कि किसी को कोई भनक भी ना लगे। तभी उसे याद आई वो महिला जो भूत बंगलों में नई नई रहने आई थी। अयान ने मन ही मन निश्चय किया कि वह कल ही उससे मिलेगा और उससे मदद मांगेगा।
सुबह का वक्त था, ऊपर से संडे। कुछ लोग सुबह उठकर आसपास घूम रहे थे और आनंद ले रहे थे जिंदगी का। वहीं कई लोग बिस्तर में दुबके हुए थे। उनके लिए संडे मतलब देर तक सोना और कुछ नहीं। इसी बीच रिचेस्ट सिटी में अयान का घर में सभी सोए हुए थे। सुबह के करीबन 8 बज रहे थे, लेकिन घर में काम करने वाले कुछ नौकरों को छोड़कर कोई नहीं जाग रहा था। अयान ने इसी वक्त का फ़ायदा उठाया और अपनी माँ का फ़ोन जेब में रखकर निकल गया। वह सीधे भागते हुए घर से बाहर आया और चैन की सांस ली। वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किसी को कानों कान खबर हो कि वो इस वक्त घर में नहीं है। वह सीधा वहाँ से भागा और एक बड़े दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके मन में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी। उसने काफ़ी हिम्मत करके डोरबेल बजाई और सामने लगे स्पीकर में से आवाज़ आई, कौन है? यह आवाज़ सुनकर अयान काफ़ी डर गया, क्योंकि वह आवाज़ अपने आप में एक भारीपन लिए हुए थी। अयान ने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी और कहा, मैं हूँ आंटी अयान, हम कल मिले थे ना, आती हूँ। अब यह आवाज़ काफ़ी मधुर थी और ज़ोरदार आवाज़ के साथ वह दरवाज़ा खुला। सामने उस घर की मालकिन नीलावंती लाल साड़ी पहने थी। वह आज कल की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अयान उसे बस यूं ही देखता रहा। उसे याद आया, सेम टू सेम ऐसी ही साड़ी उसने अपनी माँ के लिए खरीदी थी। वह उन्हें उसके जन्मदिन पर गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन उनके जन्मदिन के 2 दिन पहले ही वो हादसा हो गया और अयान की माँ मिस ममता स्वर्गवास हो गई। और वो लाल साड़ी आज भी गिफ्ट पैक की हुई अयान की अलमीरा में पड़ी है। नीलावंती ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अयान ने नज़रें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं आंटी, मैं तो मुझे बस माँ की याद आ गई। नीलावंती अंदर आओ कहते हुए अंदर रखे सोफे पर पसर गई। अयान भी उनके पीछे पीछे आया और सोफे के एक किनारे पर बैठ गया। आज अयान को यह घर बेहद खूबसूरत लग रहा था। हर चीज़ नई, चमकती हुई और खूबसूरत। कल जो कबाड़ खाना था, आज एक खूबसूरत घर में बदल चुका था। अयान ने चारों ओर नज़र घुमाते हुए कहा, वाह आंटी, आपने तो एक ही दिन में इस घर की काया पलट कर दी। जवाब में नीलावंती बस मुस्कुरा दी। नीलावंती ने कहा, जरा रुको, मैं चाय लाती हूँ, और किचन की ओर लपक गई। अयान बैठे सोच रहा था कि वह किस तरह अपनी बात उनके सामने रखे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। थोड़ी देर में नीलावंती बढ़िया नाश्ते के साथ 2 कप चाय लेकर हाजिर हो गई। आज अयान बिना किसी ना नुकर के चाय ले ली और पीने लगा। नीलावंती ने पूछा, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? कुछ काम था या बस मुझसे मिलने आए हो? अयान को तो बस इसी मौके की तलाश थी। उसने कहा, नहीं आंटी, मुझे कुछ काम था। उसने अपने जेब से एक पुराना आईफोन निकाला जो कि उसकी माँ ममता का था और कहने लगा, यह फ़ोन मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इसमें उनकी बहुत सी यादें हैं। यह मुझे कल एक पुराने लॉकर से मिला, पर मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगी? नीलावंती ने फ़ोन हाथ में लेकर कहा, यह तो बहुत पुराना फ़ोन है, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। यह कहते हुए उन्होंने पास में रखे एक लैपटॉप से उस फ़ोन के तार को जोड़ा और कीबोर्ड के कुछ बटन दबाने लगी। लैपटॉप के ठीक सामने अयान बैठा चाय पी रहा था, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि वह क्या कर रही है। अचानक नीलावंती ने कहा, आपने अपने पापा या चाचा से क्यों नहीं कहा? अयान को जैसे सांप सूंघ गया हो। उसने हकलाते हुए कहा, वो पापा मुझे मेरी माँ की यादों से बाहर लाना चाहते हैं। उन्हें पता चला तो बहुत डांटेंगे। तभी अयान की नज़र उसी हॉल में रखे एक शीशे पर पड़ी, जिसमें उस लैपटॉप का स्क्रीन नज़र आ रहा था जिसमें नीलावंती काम कर रही थी। वह ब्लैक था। लैपटॉप उसने चालू भी नहीं किया था।
अयान को यह देखकर मन ही मन गुस्सा आने लगा। अगर नहीं कर सकते तो सीधा मना कर देते। उसे धोखा देकर नौटंकी करने की क्या ज़रूरत थी। अयान ने गुस्सा मन में दबाते हुए कहा, नहीं हो रहा हो तो दे दीजिए आंटी, मैं कहीं और से करवा लूँगा। अचानक नीलावंती बोल पड़ी, विजय 2007 इस मोबाइल का पासवर्ड है। विजय तुम्हारा बचपन का नाम था जिसे बाद में बदला गया। अयान का मुख खुला का खुला रह गया। लैपटॉप अभी भी बंद था और उसने पासवर्ड कैसे पता कर लिया। अयान कुछ पूछने ही वाला था कि नीलावंती का फ़ोन बज उठा और उसने फ़ोन उठाते हुए कहा, ठीक है आ जाइए, मैं इस वक्त घर में ही हूँ। अयान ने जब यह सुना तो उसे लगा कि उसे जल्द ही यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि यहाँ कोई इनसे मिलने आने वाला है। अयान ने अपना फ़ोन मांगा और उन्हें सच्चे दिल से धन्यवाद दिया और फिर आऊँगा कहते हुए चला गया। बाहर आकर न जाने क्यों वह रोड पर रुक गया। उसे देखने की इच्छा हुई कि इस अजनबी शहर में उन्हें मिलने कौन आ रहा है। वो वहीं पास में बैठ गया। थोड़ी देर में एक बाइक वाला जवान लड़का वहां आया जिसने एक काले रंग की टी शर्ट और जींस पहनी हुई थी। वह किसी कंपनी का सर्विस वाला लग रहा था। वह थोड़ी देर बाद अपने हाथ में एक लैपटॉप लेकर वापस आया और बाइक के लॉकर में रखने लगा। अयान दौड़कर उसके पास आया और पूछा, आप सर्विस वाले हो? उस लड़के ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, मैं एक एप्पल कंपनी के लिए काम करता हूँ। अयान ने लैपटॉप की ओर इशारा करते हुए कहा, इस लैपटॉप में कुछ परेशानी है? उस लड़के ने कहा, हाँ, इसका मदरबोर्ड गया, यह चालू नहीं हो रहा। अयान को बड़ा अजीब लगा क्योंकि यह वही लैपटॉप था जिसमें काम करते हुए नीलावंती ने अयान को मोबाइल का पासवर्ड बतलाया था। अयान सोचते सोचते घर आया। सुबह के करीबन 9 बज रहे थे। सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। अयान के पिता सूर्यकांत ने उसे डांटते हुए कहा, अयान, सुबह सुबह कहाँ घूम रहे हो? संडे है तो यह नहीं कुछ पढ़ लिख लूँ, बस सारा दिन आवारागर्दी करते घूमते रहते हो। अयान की आंखें नम हो गई कि बीच में पायल ने झूठा प्यार दिखलाते हुए कहा, अजी छोड़िए, बच्चा है, यही तो उम्र है यह सब करने की। अयान बेटा जल्दी से नाश्ता कर लो। अयान उनकी कुटिलता समझता था। उसने जल्दी से अपना नाश्ता ख़त्म किया और सीधे अपने रूम में चला गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अब वह सीधे ही ममता का मोबाइल लेकर बिस्तर पर बैठ गया। उसने नीलावंती द्वारा दिया गया पासवर्ड लगाया और फ़ोन कुछ सेकंड में चालू हो गया। अयान की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह सीधे जाकर गैलरी में तस्वीरें देखने लगा। वहां अयान के जन्म से लेकर वो हादसा होने तक की बहुत सारी तस्वीरें थी जिसमें उसकी माँ भी थी। ममता को सेल्फी लेने का बहुत शौक़ था। जब अयान उन तस्वीरों से बोर हो गया तो व्हाट्सएप देखने लगा। उसने देवर जी पर टच किया और चैटिंग पढ़ने लगा। अयान को थोड़ा अजीब लगा कि उसकी माँ और चाचू के बीच क्या बात होती होंगी। पूरा चैटिंग पढ़ने के बाद अयान को चक्कर आने लगा। वह पूरा हिल गया। उसे पढ़कर यह साफ था कि उसका चाचा मयंक उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वह पायल की सभी अंतरंग वीडियो नेट पर वायरल कर देगा। उसने कुछ वीडियो भेजे भी थे जो कि अभी दिख नहीं रहे थे। अयान ने सीधा फाइल में जाकर देखा और उसे वो मिल गया। उन सभी में मयंक पायल के साथ बड़ी जोर जोर से बलात्कार कर रहा था और वह ऐसे रो रही थी मानो मर ही जाएगी। उसके बाद अयान सीधे व्हाट्सएप पर आया और पायल को ढूंढने लगा। कुछ समय बाद उसको पायल वाली चैट भी मिल गई। वह चैटिंग पढ़कर अयान को यकीन हो गया कि मयंक और उनकी बहन पायल मिलकर ममता को बेवकूफ़ बना रहे थे। पायल हाय बेचारी बनकर ममता के आगे हाथ पैर जोड़ रही थी कि वो उसे बचा ले वरना वह आत्महत्या कर लेगी, और ममता भोली भाली उनकी बातों में आकर फंसते जा रही थी। अब सब कुछ साफ साफ अयान के सामने था।
मयंक और पायल ममता और सूर्यकांत से जलते थे, इसलिए दोनों ने मिलकर ममता को फंसाया और मार डाला, और अब कभी ना कभी सूर्यकांत को भी मार ही डालेंगे। अयान की आंखों में आंसू छलकने लगे। वह रोते रोते बिस्तर पर लुढ़क गया और न जाने कितनी देर तक बस यूं ही आंसू बहाता रहा। वहीं इसी कमरे के एक कोने में एक साया खड़ी एकटक उसे देख रही थी। वो ममता की आत्मा थी जो अयान को चुप करवाना चाहती थी, उसे गले लगाना चाहती थी, पर इस वक्त वह बेबसी के ऊपर देखकर चिल्ला रही थी, हे भगवान विष्णु, क्या मेरी वर्षों की पूजा का यही फल दिया है आपने? मैं अपने बच्चे के आंसू तक नहीं पहुंच सकती और वह भी रोने लगी। तभी अयान की चेतना जाग उठी। उसे अपने कमरे में किसी और की भी रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने सामने देखा तो उसे ममता दिख गई। वह अजीब सी चमक रही थी और रोए जा रही थी। अयान कुछ सहमते हुए उठा और माँ पुकारा। ममता ने भी सामने देखा। उसका बेटा अयान उसकी ओर देखकर रो रहा था। वह शायद उसे देख सकता था। ममता ने सीधे आकर अयान को गले लगा लिया। वह मन ही मन बोल पड़ी, हे नारायण, आपको कोटि कोटि नमन। आपने एक बेबस माँ की पुकार सुन ली। दूसरी ओर अयान भी अब तेज रोने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि जाने उसने एक बर्फ की मूर्ति को गले लगाया है, लेकिन वह बहुत आत्मसंतुष्ट था। कितने सालों बाद उसे किसी ने प्यार से गले लगाया था, और वो भी उसकी माँ ही थी। भले उसका शरीर नहीं था, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। ममता ने नीचे झुककर अयान का मस्तक चूम लिया और गले लगाकर रोने लगी। उनकी रोने की आवाज़ बाहर तक जा रही थी। सूर्यकांत बाहर कहीं जा रहा था। जब उसने अयान के दरवाजे से रोने की आवाज़ सुनी तो उसका दिल भी काँप उठा। वह भी अचानक रो पड़ा। अयान अयान कहते हुए दरवाज़ा पीटने लगा, पर अंदर सिर्फ रोने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। सूर्यकांत भागकर गया और स्टोर रूम से एक कुल्हाड़ी लेकर आया और धड़ाधड़ दरवाजे पर मारने लगा। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुल गया और सामने का नज़ारा देखकर सूर्यकांत सहम गया। सामने ममता एक अजीब सी चमक लिए अयान से लिपटी थी और रोए जा रही थी। अयान भी रो रहा था। सूर्यकांत कांपती आवाज़ में कह उठा, ममता। ममता ने भी सूर्यकांत को देखा और बिलख पड़ा। वह ममता को सच्चे दिल से चाहता था। घर वालों ने बच्चे का हवाला दिया, इसलिए उसने पलक से शादी कर ली। किंतु सुहाग रात वाले दिन ही उसने पलक को यह स्पष्ट कर दिया कि वो ममता की जगह उसे नहीं दे सकता, बस उसे पत्नी के रूप में अपनाया है। ममता सीधे जाकर सूर्यकांत से लिपट गई और रोने लगी। न जाने कितने देर तक वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोते रहे। उसके बाद ममता ने कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। और उसने पूरा कच्चा चिट्ठा मयंक और पलक का खोल कर रख दिया। सबूत के तौर पर मोबाइल तो था ही। सूर्यकांत ने जब उस मोबाइल को देखा तो सदमे से बिस्तर पर बैठ गया। उसी के सगे भाई, जिसे उसने बचपन से अपनी बेटी की तरह पाला पोसा था, उसी ने उसकी पीठ पर इतना बड़ा खंजर घोंपा था। सूर्यकांत गुस्से में चीख उठा और कमरे से बाहर चला गया। अयान ने अपने पापा को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। वह काँप उठा और बिस्तर के कोने में बैठ गया। सूर्यकांत गुस्से में किसी जहरीले और भयानक नाग की तरह फुकार मार रहा था और अपने कमरे में पूरे बदहवास में कुछ ढूंढ रहा था। ममता की आत्मा वहां आ गई और सूर्यकांत को रोकने लगी। उसे उसके बच्चे अयान की दुहाई देने लगी कि अगर उसे कुछ हो गया तो अयान का क्या होगा। सूर्यकांत के सर पर खून सवार था। वो ममता की बातों को अनसुना कर बहुत गुस्से में कुछ ढूंढ रहा था। देखते ही देखते पूरा कमरा अस्त व्यस्त हो गया, मानो वहां आंधी आए हो। सूर्यकांत को जब वह नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी, तो उसने अलमीरा के शीशे पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह शीशा चकनाचूर हो गया और उसके हाथों से लाल रक्त की धारा छूट पड़ी।
उस झटके से अलमीरा के ऊपर रखा एक ब्लैक सूटकेस नीचे गिर पड़ा और सूर्यकांत की आंखों में चमक आ गई। उसने उस सूटकेस को लपक लिया और एक झटके से खोला। उसमें एक पिस्तौल रखी थी। सूर्यकांत ने उस बंदूक को गुस्से में थाम लिया और मैगनीज बाहर निकाला। वह खाली थी। सूर्यकांत को यह देखकर ममता पर बहुत गुस्सा आने लगा। ममता सूर्यकांत के गुस्से से वाकिफ थी, इसलिए वह बंदूक हमेशा खाली ही रखती थी। सूर्यकांत ने जल्दी जल्दी उस गन में मैगनीज लोड की और बंदूक में लगाकर सभी लॉक अनलॉक कर दिया। उसके बाद सूर्यकांत ने एक हवाई फायर किया, जिससे गोली की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी और उसके बाद पूरे घर में मयंक और पायल को ढूंढने लगा। जब उसकी नज़र पार्किंग पर पड़ी तो समझ आ गया कि मयंक और पायल हमेशा की तरह संडे को कहीं बाहर घूमने गए होंगे। सूर्यकांत ने जल्दी से अपनी कार की चाबी उठाई और गुस्से में ड्राइविंग करता हुआ निकल पड़ा, मयंक और पायल को उनके करने की सज़ा देने। कार की बगल वाली सीट में ममता बैठी अभी भी सूर्यकांत को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। शायरा दर्द के मारे बोल रही थी, प्लीज़ मुझे मत